Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download the April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about International Workers' Day, and this topic is important from our syllabus paper 2 World History point of view. तो आप सबको पता होगा कि हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। पूरे दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। हमारे देश में इसको कामगार दिवस या वर्कर्स दिवस बोला जाता है, और इस दिन को मनाया जाता है ताकि जो वर्कर्स हैं पूरे दुनिया भर में उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जा सके। क्योंकि देखिए, दे आर अनसंग हीरोज़, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ इनके कंट्रीब्यूशन के बिना बन नहीं सकती, लेकिन इनको फिर भी क्रेडिट दिया नहीं जाता है। तो इस कारण से एक दिन तो कम से कम 1 मई इनके लिए, इनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे। अब अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, इंटरनेशनल वर्कर्स डे क्यों मनाया जाना शुरू किया गया, कब से शुरू किया गया, तो हमें पता चलेगा कि इन 1889 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसका नाम था मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में सेकेंड इंटरनेशनल भी कहते हैं। इसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हम लोग हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाएंगे। और इस रिजोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई थी कि पूरे दुनिया भर में किसी भी मजदूर को एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। और इसी रिजोल्यूशन के बाद हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना शुरू कर दिया गया। एक बात ध्यान से समझिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो ये 1889 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को सेलिब्रेट करना शुरू किया। इस दिन एक रिजोल्यूशन रखा गया। इसी रिजोल्यूशन में हे मार्केट मार्टायर्स का भी जिक्र किया गया कि उनके याद में भी हम इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाएंगे। तो ये जो रिजोल्यूशन रखा गया 1889 में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसमें 2 बातें कही गई कि हर साल 1 मई को हम इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाएंगे, और साथ ही साथ उस रिजोल्यूशन में ये भी कहा गया कि इस इंटरनेशनल वर्कर्स डे का पर्पस होगा मनाने का कि मजदूरी के कंट्रीब्यूशन को याद किया जाए और हे मार्केट शहीद या हे मार्केट मार्टायर्स को भी याद किया जाए। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये हे मार्केट मार्टायर्स हैं कौन, इनकी स्टोरी क्या है। देखिए, हे मार्केट स्क्वायर एक जगह है, एक मार्केट प्लेस है शिकागो में। शिकागो जो अमेरिका में है, वहाँ पे एक मार्केट प्लेस है हे मार्केट स्क्वायर। यहाँ पे 4 मई 1886 को, समझिए ये 1 मई नहीं है, 4 मई है 1886 को वर्कर्स लोग एक तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कि हमें एक्सप्लॉइट ना किया जाए, हमसे 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम ना कराया जाए। तो ये मार्केट में इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था वर्कर्स का। हुआ क्या कि वो प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हो गया। इन्हीं वर्कर्स में से किसी ने, या पता नहीं किसने, बम फेंक दिया पुलिस के ऊपर, और उसके बाद वहाँ पे दंगे फैल गए। कई सारे वहाँ पे वर्कर्स भी मारे गए पुलिस फायरिंग में। उसके बाद इन वर्कर्स यूनियन के 8 लीडर्स के अगेंस्ट केस चलाया गया और इन 8 लीडर्स को फांसी दे दी गई। और इन्हीं 8 लीडर्स को फिर हम हे मार्केट मार्टायर्स या हे मार्केट शहीद नाम से जानते हैं। तो फिर से समझिए, ये जो सेकेंड इंटरनेशनल था, ये 1 मई को इसने रिजोल्यूशन लिया, कहा कि हम हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाएंगे ताकि वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि 1 मई को हम हे मार्केट शहीदों को भी याद करेंगे। अब वो बात अलग है कि हे मार्केट इंसिडेंट 4 मई को हुआ था, वो 1 मई को नहीं हुआ था। अब अगर सेकेंड इंटरनेशनल, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंटरनेशनल लेबर डे को मनाना शुरू किया है, उस इंटरनेशनल के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं ज़रा सा। देखिए,
थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया इन यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में, तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज आने लगे, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आने लगे। और जब इंडस्ट्रीज आने लगे तो जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो सेठ लोग थे, उन्होंने मजदूरों को 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कराना शुरू कर दिया। और मजदूर बहुत ज़्यादा हैरास हो रहे थे, उनको कम पैसा दिया जाता था और ज़्यादा टाइम काम कराया जाता था। तो इस कारण से धीरे धीरे लेबर एसोसिएशंस भी निकल के आ रहे थे। मजदूर लोग अपना अपना एसोसिएशन बना रहे थे और मजदूर लोगों का एक बेसिक डिमांड था इन सारे एसोसिएशंस में का कि हम लोगों को 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम ना कराया जाए। तो अलग अलग देशों में, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, यूएस हो, यहाँ पे अलग अलग लेबर एसोसिएशंस बन रहे थे। अभी आपको एक बात अगर और पता होगी तो आप ये जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था अपने बुक दास कैपिटल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूरों को एक साथ मिल करके अपना डिमांड रखना चाहिए, तभी जा कर के जो दुनिया के कैपिटलिस्ट लोग हैं या सरकारें हैं वो उनकी डिमांड को मानेंगे। द वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड शुड कम एंड यूनाइट टुगेदर, कार्ल मार्क्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को, कार्ल मार्क्स के आइडिया से ही इंस्पायर होकर के अलग अलग देशों में जो वर्कर्स यूनियन थे, जो अपने अपने देश में डिमांड कर रहे थे कि हमें 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम ना कराया जाए, उन्होंने मिल करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1864 में। लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया। इसको फर्स्ट इंटरनेशनल नाम से भी जानते हैं। ये 12 सालों में ही 1876 में डिसॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। जो इसके अंदर के जो लीडर्स थे, जो मेंबर्स थे, उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं बन पा रही थी कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या। कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड कर रहे थे कि हमें तो बेसिक राइट्स चाहिए कि 8 घंटे से ज़्यादा हमें काम ना कराया जाए, बेसिक मिनिमम वेजेस इंश्योर करा दिया जाए। जबकि कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस तो चाह रहे थे कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दिया जाए, जिस तरह के रिवॉल्यूशन की बात कार्ल मार्क्स ने कही है, पूरी तरह से क्रांति। जो कैपिटलिस्ट क्लास है उससे सारी की सारी इंडस्ट्रीज छीन ली जाए और वर्कर क्लास खुद ही इंडस्ट्रीज को चलाए। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स थे इनके बीच में, और यही कारण है कि ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और 1876 में डिसॉल्व हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद 1889 में इसी तरीके का दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसको हम लोग सरल दूसरे शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, सेकेंड इंटरनेशनल भी कहते हैं। इसका पूरा नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में सेकेंड इंटरनेशनल कहते हैं, जो 1889 में बनाया गया। और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे डिक्लेयर किया, जिसमें इन्होंने यूनाइटेड तरीके से पूरे दुनिया भर में डिमांड रखी कि मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कराया जाना चाहिए। और ये जो सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये 1916 में डिसॉल्व हो गया, क्योंकि 1916 के टाइम में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 से 1918 तक चला। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ये सेकेंड इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सोशलिस्ट मूवमेंट स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हुआ ये बात भी आप अच्छे से समझते होंगे अगर आपको सोशलिज्म और नेशनलिज्म के बीच का अंतर पता होगा। आपको एक बात पता होगा, अगर आपने कभी भी ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो नेशनलिज्म में ना बिलीव करके इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर आप सोशलिस्ट हैं या आप कम्युनिस्ट हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको कभी और बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सोशलिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो वर्कर क्लास है, मजदूर क्लास है, जो मार्जिनलाइज्ड या गरीब क्लास है, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आप चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनसे रिसोर्सेज को छीन करके इन गरीब लोगों को दिया जाए। आपको कहीं ना कहीं लगता है, अगर आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो गरीब है ये इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर लोगों ने इसके हक का पैसा छीना है। तो सोशलिस्ट लोग जो होते हैं दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म, मतलब उनके लिए
क्या हिंदुस्तान का गरीब, क्या पाकिस्तान का गरीब, क्या हिंदुस्तान का वर्कर, क्या पाकिस्तान का वर्कर, उनके लिए दुश्मन अगर आप हिंदुस्तानी हैं और सोशलिस्ट हैं तो आपके लिए आपका जो मेन दुश्मन है वो पाकिस्तानी नहीं है, आपके लिए मेन दुश्मन जो है वो अमीर कैपिटलिस्ट लोग हैं जो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप अगर सोशलिस्ट हैं तो आपके लिए हिंदुस्तान के गरीब हों या पाकिस्तान के गरीब हों, सब एक हैं और आप सबको यूनाइट करना चाहेंगे। मतलब यू विल बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म कि पूरे दुनिया भर के गरीब और मजदूर एक साथ आ जाए और अमीरों के साथ लड़ाई करें, अमीरों से अपने हक की लड़ाई करें। तो सोशलिज्म जो होता है वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करता है। इट डज़ नॉट बिलीव इन नेशनल बाउंड्रीज कि अरे वो पाकिस्तान का है, हम हिंदुस्तान के हैं। तो देखिए, आइडेंटिटी दो तरीके से हो सकती है। आप अपने आप को हिंदुस्तानी मान सकते हैं या अपने आप को वर्कर मान सकते हैं। अगर आप सोशलिस्ट हैं तो आप अपने आप को वर्कर मानेंगे और आपके लिए पाकिस्तान का वर्कर हो या चाइना का वर्कर हो, सब ऐसे लोग हैं जो हरास हो रहे हैं और आप सब चाहेंगे कि हम मिल करके अपने अपने मालिकों के खिलाफ रिवॉल्यूशन करें। तो फॉर यू, इफ़ यू आर ए सोशलिस्ट, यू आर अ वर्कर ओनली, योर ओनली आइडेंटिटी इज वर्कर। लेकिन अगर आप नेशनलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आपकी पहली आइडेंटिटी हो जाती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये अलग बात है कि मैं हिंदुस्तानी में वर्कर हूँ या कैपिटलिस्ट हूँ। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर तो तब होता है जब नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि मेरे देश पे उसने चढ़ाई कर दी, मेरे देश पे उसने अटैक कर दिया तो मैं भी अटैक करूंगा। तो नेशनलिज्म जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो लड़ाई होती है, वॉर होता है। और वर्ल्ड वॉर तो तब हुआ जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया कि अरे मैं फ्रांस का हूँ और जर्मनी वाले ने अटैक कर दिया। तो जब नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई और वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो नेचुरली जो वर्कर्स थे उनके बीच में भी डिवीजन आने लगा। उनके बीच में जो एक यूनिटी थी कि अरे चाहे जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, ब्रिटेन का हो, वर्कर वर्कर होता है, वो डिवीजन बढ़ने लगा कि अरे मेरे जर्मनी के ऊपर फ्रांस ने अटैक कर दिया। तो इन्होंने आपस की जो एक यूनिटी थी वो लूज हो गई कि अरे हम वर्कर हैं। इनकी दूसरी यूनिटी कि मैं जर्मन हूँ वो स्ट्रांग हो गई। तो मुद्दा ये है कि जब जब नेशनलिज्म स्ट्रांग होगा तो कम्युनिज्म या सोशलिज्म कमज़ोर होगा। और यही कारण है कि सेकेंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे दुनिया भर में सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जब नेशनलिज्म का फीलिंग बहुत हाई था यूरोप के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गया। फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो थर्ड इंटरनेशनल स्टार्ट किया गया 1919 में अंडर रशियन लीडर लेनिन, जिनका पर्पस था कि पूरे दुनिया भर में कम्युनिज्म को फैलाया जाए। लेकिन फिर वही हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो अगेन नेशनलिज्म वाज वेरी हाई, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज वेरी हाई और फिर ये जो सेंस ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म है वो वीक पड़ने लगा और ये थर्ड इंटरनेशनल भी वहाँ पे ख़त्म होने लगा। अब आपको मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसके सही पर्सपेक्टिव में इसका मतलब समझिए। आप सुनते होंगे कभी कभार, टीवी में भी देख लिया होगा आपने कि कुछ कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो नारा लगाने लगते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी। तो वो लोग देश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो लोग पूरे दुनिया भर में जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक साथ देखते हैं। तो दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म। वो नहीं बिलीव करते कि हम इस देश के हैं और हम किसी दूसरे देश की आइडेंटिटी से हमारी आइडेंटिटी अलग है। अगर हम गरीब हैं तो हमारी आइडेंटिटी सेम है कि हम सबको हरास किया गया है और हम सबको चाहिए आज़ादी। तो वो पूरे दुनिया को एक तरीके से देखते हैं कि पूरे दुनिया भर में बस 2 ही तरीके के लोग हैं, गरीब और अमीर। अमीर वो जिसने लोगों के हक का पैसा छीना है। तो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि whenever socialism will be strong it will lead to internationalism, whenever nationalism will be strong it will lead to conflicts amongst the world countries and the feeling of socialism and communism will become weak. अब इंटरनेशनल वर्कर्स डे इन इंडिया की अगर बात की जाए तो पहली बार इंडिया के अंदर इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया था इन 1923 बाय अ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। इसके लीडर थे मलयपुरम सिंगारवेलू चेटियार। इन्होंने सरकार को कहा कि 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे डिक्लेयर किया जाए और इसको हमारे देश में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए इन ऑर्डर टू सिंबलाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री। और उसके बाद से 1 मई आपको पता है कि हमारे देश में नेशनल हॉलीडे की तरह मनाया जाता है। तो इस बार 1 मई शनिवार को पड़ गया। जो भी लोग काम करने वाले होंगे, ऑफिसेज में काम करते होंगे, आप सबको पता है कि 1 मई को नॉर्मली आपको छुट्टी मिलती है क्योंकि इंटरनेशनल वर्कर्स डे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार शनिवार को पड़ गया, इसलिए कई सारे लोगों को वो छुट्टी मिल नहीं पाई क्योंकि शनिवार को तो वैसे भी छुट्टी होती है। सो दैट वे द पॉइंट इज़ दैट 1 मई इज़ अ नेशनल हॉलीडे इन आवर कंट्री, इट्स अ हॉलीडे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन
this particular topic. You can submit the answer in the comment section. The next article is taken from international segment. It is about Samudra Setu 2. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में समझते हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी एक्यूट शॉर्टेज फील की जा रही है। कई सारी इस तरह की खबर निकल के आ रही है कि कोविड पेशेंट्स की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। और यही कारण है कि इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इसमें हमारी इंडियन नेवी अलग अलग देशों में अपने शिप्स को भेज रही है और वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लिक्विड ऑक्सीजन को लाने का काम किया जा रहा है अंडर दिस ऑपरेशन। तो ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने इसे बता दिया है कि INS कोलकाता और INS तलवार, ये दो शिप्स को भेजा गया है मनामा, बहरीन के अंदर। जो मनामा आपको पता है बहरीन की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे भेजा गया इन दोनों शिप्स को कि वहाँ से 40 मीट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के आए। वैसे ही INS जलाश्वा को भेजा गया है बैंकॉक, INS ऐरावत को भेजा गया सिंगापुर, ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजन लेकर के आए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 और ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 पिछले साल मई में चलाया गया था। इसमें फोकस रहा था कि जो हमारे देश के इंडियंस अलग अलग देशों में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन, उनको वापस से स्वदेश लेकर के आया जाए। तो इस ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो पिछले साल चलाया गया था उसमें लगभग 4000 इंडियंस को मालदीव, श्रीलंका या ईरान से हमारी नेवी वापस घर या इंडिया लेकर के आई थी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। याद रखना, ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन सुकून भी याद कर लेना, चूंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु इस बार न्यूज में है। तो ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन राहत क्या है वो मैंने यहाँ हिंट्स में दे रखा है। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about polar motions and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। वैसे आप सबको पता है, आई नो, कि किस तरह से हमारा अर्थ जो है वो मोशन करता है अराउंड द सन। आप सबको पता है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एट द सेम टाइम इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस व्हाइल मेकिंग रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये बात तो आप सब जानते हैं कि हमारा अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और पूरी रिवॉल्यूशन जो है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट होती है। मतलब अगर यहाँ से चला तो पूरे 365 दिनों बाद ये वापस से 365 दिन 6 घंटे बाद ये वापस इसी लोकेशन पे पहुँचेगा। तो दिस इज वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर रोटेशन की बात की जाए तो देखिए, रिवॉल्यूशन तो ये पूरा का पूरा मोशन हो गया, साथ ही साथ हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता रहा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, इसको कहते हैं रोटेशन। अपने एक्सिस पे घूम रहा है, इसको कहते हैं रोटेशन। और जो एक्सिस है जिस पे ये घूम रहा है वो एक्सिस इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री। मतलब समझिए किस तरह से इंक्लाइंड है। ये अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण ये प्लेन बना अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। इस प्लेन पे अगर एक परपेंडिकुलर ले लिया जाए इस तरीके से, तो ये अगर इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ले लिया जाए, ये परपेंडिकुलर ले लिया जाए इस प्लेन पे अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण बनता हुआ प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ले लिया जाए, तो उस परपेंडिकुलर से लगभग 23.5 डिग्री इंक्लाइंड एक्सिस पे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। इस तरह से ये परपेंडिकुलर के लॉन्ग रोटेट ना करके ये 23.5 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, ये बात तो आप सब जानते हैं। तो मुद्दा ये है कि हमारा अर्थ एक एक्सिस पे, इस तरीके से एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ये रोटेशन 24 घंटे में पूरी होती है। और यही कारण है कि 24 घंटे में दिन और रात कंप्लीट हो जाता है। और जिस पॉइंट पे ये नदर्न साइड में हमारे अर्थ को कट करता है सरफेस पे, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, ये एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये एक्सिस हमारे सदर्न पॉइंट ऑफ अर्थ पे कट करता है, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखिए, अमेरिका की एक एजेंसी है जियोफिजिकल रिसर्च, लेटर्स ऑफ अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन। अब ये एजेंसी का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस एजेंसी ने कहा है कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है रोटेशन का, जिस पे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है। मतलब देखिए, ये एक्सिस जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है अर्थ
के रेस्पेक्ट में, मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पहले नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा मान लीजिए, तो धीरे धीरे ये दूसरे साइड में जा रहा है और साउथ पोल इस साइड में आ रहा है, ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, जिसको इन्होंने नाम दिया है पोलर मोशंस। इस फिगर की मदद से आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर ये एक्सिस है तो धीरे धीरे ये एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, पहले एक्सिस यहाँ था, अगर यहाँ था तो धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा है ये, इसको कहा गया है पोलर मोशन। अब ये पोलर मोशन बहुत छोटा अमाउंट में है, बहुत मिलीमीटर्स में हो रहा है और इस कारण से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं ओवरऑल हमारे जीवन पे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द डे विल चेंज बाय फ्यू मिली सेकेंड्स, तो दिन की लंबाई कहीं कहीं जगहों पे फ्यू मिली सेकेंड्स बढ़ जाएगी और रात उतना ही फ्यू मिली सेकेंड्स घट जाएगा इस एक्सेस के थोड़ा बहुत चेंज होने से, अदरवाइज इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, पोलर मोशन कहा गया है या पोलर वांडरिंग कहा गया है, इट रिप्रेजेंट्स शिफ्ट इन जोग्राफिकल पोल्स रिलेटिव टू अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में जोग्राफिकल पोल्स बदल रहे हैं, इनको नाम दिया गया है पोलर मोशन। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये पोलर मोशन हो क्यों रहा है, तो पोलर मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका में और आर्कटिक रीजन में वो जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी मेल्ट होने के कारण ओवरऑल जो हाइड्रोस्फेयर है या पानी कह लीजिए आप, पानी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, उसका मास बढ़ता जा रहा है और इसके कारण से हमारे ओवरऑल अर्थ के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है, ओवरऑल अर्थ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल चुका है। अब ये मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है इसको समझाने के लिए पहले मैंने ये फिगर देखी, आप देखिए ये इंसान है, पहले ये पतला था, धीरे धीरे ये मोटा होने लगा, तो मतलब इसके पेट के अराउंड फैट्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलना, ये धीरे धीरे मोटा हो रहा है और जैसे जैसे ये मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, ये मोटा हो रहा है ना, तो इस एरिया में इसके फैट्स इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए कि इसका पोस्चर भी बदलने लगा, पहले ये पोस्चर बहुत सीधा था, धीरे धीरे ये पोस्चर बदलने लगा, आप देख रहे हैं राउंड होने लगा ये जैसे जैसे ये मोटा हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि जब भी किसी भी इंसान का, किसी भी एंटिटी का अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल, यानी कि पूरे ओवरऑल आपकी बॉडी में भी जहाँ जहाँ पे जो मास है, अगर वो मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलने लगे, कहीं पे आप ज़्यादा मोटे होने लगे, कहीं पतले होने लगे, तो आपका ओवरऑल ओरिएंटेशन बदल जाएगा। अब यही हो रहा है अर्थ के साथ भी, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहे हैं, तो कहीं पे पानी ज़्यादा हो रहा है पहले की तुलना में और इस कारण से मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है और मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के कारण हमारे अर्थ का एक्सिस भी बदल रहा है। जिस तरह से इस इंसान का अपना अलाइनमेंट बदल गया थोड़ा सा, देखिए पहले सीधा खड़ा था, धीरे धीरे अलाइनमेंट बदल गया, वैसे ही पानी का वॉल्यूम अलग जगहों पे अलग अलग होने के कारण अर्थ की एक्सिस भी थोड़ी बदल गई। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, अबाउट 10 सेंटीमीटर का डेविएशन हो रहा है हर साल, पूरे एक साल में 10 सेंटीमीटर का डेविएशन बहुत छोटा हुआ। नॉर्थ पोल जो है हमारा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन change. The next article is taken from national segment. It is about state disaster response fund and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ये क्या होता है जरा समझते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 48 के अंतर्गत कभी कोई डिजास्टर आ जाए तो उस डिजास्टर से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा देती है और इस जिस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा देती है उस फंड का नाम है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड. तो जनरल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हों या यूनियन टेरिटरी हों तो उनके लिए 75% ऑफ कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चाहिए किसी स्टेट को एक किसी डिजास्टर से निपटने के लिए तो 75 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे इन देयर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड. बाकी 25 करोड़ जो है स्टेट को खुद लगाना है. जबकि जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स आपको पता होगा आई होप, जो तमाम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम प्लस उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, इन सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी कहा जाता है. इन सब के लिए स्पेशल प्रोविजन है. इन सब के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और बस 10% इनको खुद अपने पास से मिलाना होता है. हर साल ये कंट्रीब्यूशन सेंटर से स्टेट्स को दिया जाता है और ये कंट्रीब्यूशन सेंटर से स्टेट को इन द स्टेट्स डिजास्टर रिस्पांस फंड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन और ये कंट्रीब्यूशन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं.
और ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है इसका इस्तेमाल विक्टिम्स को इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। अगर कहीं मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो वहाँ के विक्टिम्स को इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पैसा नोटिफाइड डिजास्टर्स के लिए, कुछ गिने चुने ही डिजास्टर्स के लिए किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 अंडर सेक्शन 48 जो नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं वो हैं साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स। इनके लिए ही इस स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पैसा लेकर के स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएट रिलीफ पहुंचा सकती है लोगों को जो विक्टिम्स हैं। लेकिन पिछले साल हुआ क्या, 14 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस नोटिफाइड डिजास्टर्स में एक और डिजास्टर ऐड कर दिया और वो था कोविड-19 कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पैसा कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी से मिलता जुलता ये करंट न्यूज है। अब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8,873 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। नॉर्मली ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पैसा है वो जून महीने में आता है, लेकिन इस बार इसका पहला इंस्टॉलमेंट भारत सरकार ने जल्दी ही रिलीज कर दिया है, मई में ही रिलीज कर दिया है, ताकि स्टेट्स को पैसा मिल सके और वो कोविड-19 को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। आपको तो पता है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के कारण हमारा पूरा देश स्ट्रगल कर रहा, तो यही कारण है कि लगभग 1-1.5 महीना पहले ही फंड रिलीज कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट्स फाइट कर सकें अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. The next article is taken from Assam segment. It is about Akhil Gogoi, who won the recent election of Assam Legislative Assembly. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है? देखिए, अखिल गोगोई एक एक्टिविस्ट हैं, वो इलेक्शन जीत गए हैं। रिसेंटली कंडक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो असम में हुआ, वहाँ पे वो शिव सागर कॉन्स्टिट्यूंसी को जीत गए हैं और इसके साथ ही वो पहले ऐसे पॉलिटिशियन बन गए हैं जिन्होंने जेल से ही इलेक्शन जीत लिया है। बिल्कुल जैसे रईस फिल्म में शाहरुख खान ने इलेक्शन जीता था, वैसे ही एक्चुअली उस फिल्म में तो फिर भी इलेक्शन से पहले बाहर निकला जाता है। अखिल गोगोई तो जेल से ही इलेक्शन जीत गए। ही डिड नॉट मेक एनी फिजिकल अपीयरेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के पूरे दौरान ये जेल में ही रहे, फिर भी ये इलेक्शन जीत गए। इनफैक्ट वो दिसंबर 2019 से ही जेल में हैं, क्योंकि इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट धरना पे बैठे थे, ये सिट इन प्रोटेस्ट किया था इन्होंने। उसके बाद से इनको अरेस्ट कर लिया गया अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन जीत भी गए हैं एंड बिकेम द फर्स्ट इन असम टू विन इलेक्शन। एक्चुअली इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई राजौर दल, लेकिन अभी वो रजिस्टर नहीं हुई, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये टॉपिक मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, वाई आई एम कवरिंग दिस टॉपिक सिंस इट इज़ अ पॉलिटिकल न्यूज। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ शिव सागर कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीता। इस तरह के सवाल आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं आते हैं, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसे मैसेज करके या फ़ोन करके पूछा कि सर अखिल गोगोई को आखिर इलेक्शन लड़ने दिया कैसे गया जब वो जेल में हैं, क्या उनको सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सर आपने ही बताया है कि अगर किसी लीडर को सज़ा हो जाती है, तो अगर वो लीडर है, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे एमएलए हो, अगर उसको सज़ा हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। आपने खुद बताया। फिर अखिल गोगोई कैसे इलेक्शन लड़ गए और कैसे जीत गए? तो इसका जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को ब्रीफली मैं समझा दूं। इट डिस्क्वालीफाइज ए पर्सन कन्विक्टेड विद अ सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन और रिमेन ए लेजिस्लेटर। लालू यादव का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको 6 साल की सज़ा हो गई, आई थिंक 5 साल या 6 साल की सज़ा हो गई चारा घोटाला में। तो उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और आने वाले 6 सालों तक वो अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट जो उनको सजा हो गई। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो अब अखिल गोगोई के केस में आते हैं। देखिए, अखिल गोगोई को कोई सजा नहीं हुई है, अखिल गोगोई को बस जेल में डाला गया है अकॉर्डिंग टू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वो लॉ होता है जिसमें इंसान ने कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन फिर भी उसको जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे, इससे बचाने के लिए। प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। प्यूनिटिव डिटेंशन में इंसान को जेल में डाला जाता है उसको सजा देने के लिए, क्योंकि वो क्राइम ऑलरेडी कर चुका है। प्रिवेंटिव डिटेंशन सरकार को ऐसा लगता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि ये कुछ क्राइम कर सकता है, इसको अवॉइड करने के लिए उसको पहले ही जेल में डाल दिया जाए, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक लॉ है UAPA, जिसके अंतर्गत अखिल गोगोई को जेल में डाला गया है। जब ये धरने पे बैठे थे तो सरकार को लगा कि ये कुछ ना कुछ कांड कर सकते हैं या कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इनको जेल में डालो। लेकिन तब तक इन्होंने कोई क्राइम किया नहीं था। तो मुद्दा यह है कि अखिल गोगोई को कोई सजा हुई नहीं है, ही इज इनसाइड जेल और ही इज डिटेन्ड अकॉर्डिंग टू ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और इस कारण से वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और अब जीत गए तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी होंगे। अब आगे देखने वाली बात ये होगी, मजेदार बात, कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होगी, सेशन होगी, तो क्या अखिल गोगोई को अलाउ किया जाएगा जेल से जाकर के पार्टिसिपेट करने के लिए या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। वहाँ पे एक बार फिर से हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है, UAPA क्या है, ये सब कुछ मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 11 मार्च 2021 में कवर कर रखा है नेशनल सेगमेंट में। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 126 to 130. Topic number 126 is about Defence Acquisition Council. It is headed by Defence Minister. It is responsible to give policy guidelines to acquisitions based on long-term procurement plans. Defence acquisition के लिए it also clears all acquisitions while includes both imported as well as those products indigenously or those developed under foreign license. It was formed after a group of ministers' recommendation on reforming national security system in 2001 post Kargil war. Please attempt this question based on topic number 126. Topic number 126.7 is about Umang app. It is developed by Ministry of Electronics and National E-Governance Division to drive mobile governance in India. Umang platform provides a single platform for all Indian citizens to access पैन इंडिया E-Governance सर्विस की। क्या पासपोर्ट का ऑफिस, पासपोर्ट सर्विसेज हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ पे उमंग ऐप पे आपको मिल सकता है, राइट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। याद रखना, उमंग ऐप का इस्तेमाल आप अपने मेंस में भी कर सकते हैं अगर कभी E-Governance पे सवाल आ जाए तो। Please attempt this question based on topic number 127. Topic number 128 is about ultraviolet imaging telescope. It is 3-in-1 imaging telescope simultaneously observing the visible, near ultraviolet and far ultraviolet spectrum. It is one of the 5 payloads on board the first multi-wavelength astronomical observatory ASTROSAT of India. Its superior spatial resolution capability has enabled astronomers to probe star formation in galaxies as well as resolve the course of star cluster, that is, and it is 3 times better than NASA's mission GALEX. ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप हैज रिसेंटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ ए गैलेक्सी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस अबाउट 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ इमिटिंग एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 128. Topic number 129 is about Central Pollution Control Board. It is a statutory organization which was constituted under Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Later on, it was also given the power and function under Air Prevention and Control Pollution Act of 1981. It provides technical services to Ministry of Environment. Suggestion देता है, technical support देता है Ministry of Environment को. Topic number 130 is about G4 nation. It comprises Brazil, Germany, India and Japan. These 4 countries support each other in bid for permanent seat to United Nations Security Council. Please attempt this question based on topic number 130. This is the answer of question number 121 to 125 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. लास्ट क्लास में जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिग्नल प्रोटीन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइबोसोम. रिसेंटली सीन इन न्यूज द ओल्डेस्ट वाटर ऑन अर्थ वाज फाउंड इन ऑप्शन सी, कनाडा. And a rapid increase in the rate of inflation sometimes is attributed to base effect. Base effect is actually, it is an impact of the price level for previous year on the calculation of inflation rate. So the correct answer will be option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.